हेलो नमस्कार सभी को साथियों, मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। आज हमारी जो क्लास है वो है साइकोलॉजी से संबंधित कि जो शिक्षण अधिगम है उसमें मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये स्पेशल एस्टेट के लिए, इसके साथ साथ जो रीट या सी टेट है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी क्लास है साथियों। तो कोशिश करी है कि एस्टेट का आपका बहुत कम समय बचा है, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से या संक्षेप में आपको समझाया जाए। तो साथियों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, शिक्षण जो टीचिंग, शिक्षण जो टीचिंग, ठीक है ना, या किसी को सिखाना। तो अधिगम, अधिगम बोलते हैं लर्निंग को, किसको, लर्निंग को, सीखना, ठीक है। और उसमें जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये है क्या। तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिल के बनी है। देखो यहाँ पे लिख रखे हैं दोनों शब्द, एक कौन सा है, एक है साइकी, कौन सा है, साइकी, ठीक है। और साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा, क्या होता है, आत्मा। और दूसरा कौन सा शब्द दे रखा है, दूसरा दे रखा है लोगोस, क्या दे रखा है, लोगस, ठीक है। तो लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, क्या होता है साथियों, अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइके, साइकी मतलब आत्मा, और लोगस मीन्स अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन, क्या हुआ, साइकोलॉजी। एक तो देखो साइकी शब्द दे रखा है इसमें, और एक क्या दे रखा है इसमें, लोगस। साइकी आत्मा, और लोगस क्या है, अध्ययन। तो साइकोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, आत्मा का अध्ययन। देखो साथियों, साइकोलॉजी जो है या मनोविज्ञान जो है उसको अरस्तु के समय में क्या माना जाता था कि भाई ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। क्या माना जाता था इसका, देखो शुरुआत अरस्तु के समय से हो चुका था, तो उस समय तक इसको ये माना जाता कि ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बदलाव आने शुरू हो गए, ठीक है। तो अब देखो जो अपने साइकोलॉजी दे रखे, तो यहाँ पे आपको ये देखना है अभी तक कि साइकी और लोगस। तो साइकी मीन्स आत्मा, और लोगस अध्ययन। और ये दोनों शब्द हैं ये लेटिन भाषा से, कौन सी भाषा से, लेटिन भाषा से, ठीक है। तो लेटिन भाषा के दो शब्द हैं साइकी और लोगस, तो आत्मा और अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। अब देखो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, जो साइकोलॉजी है उसे आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कौन कौन मानते थे, तो प्लेटो मानते थे, अरस्तु मानते थे, डिकार्टे मानते थे। ये सबसे पहले क्या मानते थे कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो आत्मा का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अब देखो ये कब तक धारणा बनी रही, तो ये धारणा थी जो 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कब माना जाता था, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो आत्मा का स्वरूप या उसकी जो स्थिति है, ठीक है, या उसकी जो परिभाषा है वो क्लियर नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। कैसी नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। इसलिए जब आत्मा है उसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, उसका कोई आकार स्पष्ट नहीं बताया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ उसका स्वरूप है वो भी क्लियर नहीं था। इसलिए बाद में देखो इसको क्या माना जाने लगा, 17वीं शताब्दी से मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माने जाने लगा। कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा, ठीक है। और ऐसा मानने वाला कौन था सबसे पहले, तो देखो जो पोम्पोनोजी थे इटली के, ठीक है। तो उसने एक माना कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का क्या है, विज्ञान है, ठीक है। ये मन का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है। उसके बाद में साथियों देखो, जब वही बात वही प्रॉब्लम, जैसे जो चीज़ आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रॉब्लम आई थी कि जिस तरीके से आत्मा के
बारे में बताया गया था कि उसका स्वरूप कोई स्पष्ट नहीं है। वैसे मन या जो मस्तिष्क है, मन या जो मस्तिष्क है उसके बारे में क्या बताया गया कि उसकी भी प्रकृति और उसका भी स्वरूप क्या नहीं था, स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान। अब देखो ये वायुज हैं, विलियम्स है, विलियम्स है, विलियम वुंट है और जेम्स सली है। ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये क्या मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। किसका है? चेतना का विज्ञान है। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब माने जाने लगा? तो ये 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन सेम प्रॉब्लम वही आने लगी कि भाई मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, तो चेतना के बारे में भी कोई मतलब कि स्पष्टता नहीं थी। जैसे चेतना है तो उसके साथ साथ ये बताया जाने लगा कि आदमी में जो है अर्धचेतन और अचेतन मन भी होता है, अर्धचेतन और अचेतन मन भी होता है। ठीक है, जैसे आदमी स्वप्नावस्था में होता है या विक्षिप्तावस्था में होता है तो उस समय मनुष्य की क्रियाएं हैं उनको कौन प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये क्या हुआ, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब माना जाने लगा? 19वीं शताब्दी। अभी तक देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि साइकोलॉजी तो साइकी प्लस लोगस, साइकी का मतलब क्या है? आत्मा, लोगस अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, किसका? आत्मा का विज्ञान कब कहा जाने लगा? 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टा ने। और मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान तो 17वीं शताब्दी में, और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान तो 19वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। उसके बाद देखो साथियों, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा है कि जो विलियम वुंट है, तो विलियम वुंट को क्या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विलियम वुंट थे जो थे, ठीक है, तो उन्होंने 1879 में जो जर्मनी है, तो जर्मनी की एक जगह थी लिपजिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला गठित की। ठीक है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला गठित की। कब की गई? 1879 के अंदर विलियम वुंट ने। कहाँ की? जर्मनी में। ठीक है, तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसीलिए इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। और इसने क्या किया? तो 1879 में जर्मनी में लिपजिंग जगह थी, वहां पे क्या किया? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। उसके बाद देखो जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर ने कहा। देखो जब 20वीं शताब्दी आते 20वीं शताब्दी में, ठीक है ना, तो मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। ठीक है, कि आदमी जो व्यवहार करता है, बिहेव करता है, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी जो अनुभूतियां होती हैं उसका क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब देखो साथियों, हम देखेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र, तो यहाँ कुछ मनोविज्ञान के क्षेत्र दे रखे हैं, तो देख लो मनोविज्ञान के कौन कौन क्षेत्र दे रखे हैं। तो मनोविज्ञान के बारे में पहला दे रखा है कि सामान्य मनोविज्ञान, कि जो सामान्य मनोविज्ञान है वो जो आदमी की जो सामान्य जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ठीक है, या सामान्य जो भी चीज़ें हैं, सामान्य जो व्यवहार करता है आदमी, तो उनको प्रभावित करने वाला जो कारक हैं, या ऐसे कहें कि भाई उनके बारे में, सामान्य व्यवहार के बारे में जो जानकारी दे उसे क्या कहें? सामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है? तो असामान्य मनोविज्ञान में क्या किया जाता है कि असामान्य प्रवृत्ति के जो, या ऐसे कहें कि भाई कुछ जैसे जिनका, जैसे बहुत सारे आप जैसे विकृत या चित्त वाले, या ऐसे कहें कि भाई जैसे सामान्य लक्षण नहीं हो किसी में और उसका जो अध्ययन किया जाए, जैसे कोई विक्षिप्त या पागल उस तरीके के, तो उसको असामान्य मनोविज्ञान कहा जाता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान में तुलना की जाती है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जैसे प्रयोग करके देखे जाते हैं इसमें। समाज मनोविज्ञान जो समाज के विभिन्न पहलुओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या किया जाता है कि जितने भी अपने जो उद्योग वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं उनको प्रभावित करती हैं, तो ये सब बातों का उसमें अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? ये जो टोटल है, ये बालक के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है कि भाई कौन कौन से जो कारक हैं जिनसे बालक प्रभावित होता है। यदि वो
कोई चीज़ से अफेक्टेड है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये किशोर मनोविज्ञान किशोरों के ऊपर अध्ययन करता है, प्रौढ़ मनोविज्ञान प्रौढ़ के बारे में, और विकासात्मक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। तो ये क्या थी, मनोविज्ञान की कुछ क्षेत्र थे कि भाई इसके साथ साथ देखो निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान। निदानात्मक भी कोई, जैसे कोई भी किसी प्रकार की आदमी में डिफॉर्मेटी है तो उसका निदान कैसे किया जाए, उसे छुटकारा कैसे मिला जाए, उसके लिए कौन कौन से उपचार किए जाएं, या किस तरीके की मतलब आदमी में सुधार किए जाएं। तो निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान उससे संबंधित है। परा मनोविज्ञान कि भी जिस तरीके से आदमी मरने के बाद भी क्या ये बताया गया है कि भाई जैसे मृत्यु के बाद भी जैसे जैसी कोई घटना है उसके अंदर मस्तिष्क ऐसा कुछ करता है, इस तरीके की इसमें बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा का मनोविज्ञान। अब देखो साथियों, हम देखेंगे जो शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो देखो ई का, यहाँ देखो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो एक शब्द है एजुकेटम, ठीक है। तो देखो शिक्षा को वैसे एजुकेशन बोला जाता है, एजुकेशन, लेकिन यहाँ एजुकेटम जो शब्द है इसमें ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसमें ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है अंदर से, ई का मतलब क्या होता है अंदर से, और डूको जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। यानी जो आदमी की जो जन्मजात शक्तियां हैं, देखो अर्थात जन्मजात शक्तियों को उचित दिशा में विकसित करना। जिस आदमी में जो भी योग्यता है या जो भी शक्ति है उसको उचित वातावरण देना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। यानी जो आदमी के जो अंदर की शक्तियों को बाहर लाना ही क्या कहलाता है, यही एजुकेशन या शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा का तो पता चल गया कि भाई हमें मालूम चल गया कि भाई ई, जैसे ई से अंदर से दे रखा है, यहाँ पे डू को क्या दे रखा है आगे बढ़ाना, यानी अंदर की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनको बाहर आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है, अध्यापन और अधिगम से है। स्किनर ने कहा ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, इस ठीक है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जिसका संबंध क्या है, अध्यापन से है, ठीक है। इसके साथ साथ यानी पढ़ाने से, और अधिगम सीखने से, अधिगम सीखने सिखाने से, ठीक है। तो देखो ये किसने कहा ऐसा कि अध्यापन और अधिगम से है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया। यानी शिक्षा मनोविज्ञान वह है जिसमें क्या किया जाता है, अध्यापन किया जाता है और अधिगम करता है, आदमी सीखता है, ठीक है ना। या उसके बाद देखो अमेरिका की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, या अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन, थॉर्नडाइक, जर्ड, टर्मन और स्टेन हॉल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सका। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको स्पष्ट स्वरूप कब प्राप्त हुआ, 1920 में, और ये बता रखा है कि थॉर्नडाइक और जर्ड, टर्मन और स्टेन हॉल के जैसे जो प्रसिद्ध क्या थे मनोवैज्ञानिक, उनकी वजह से। मनोविज्ञान की शाखा के स्वरूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। यदि बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो कब मानी जाती है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में 1900 में मानी जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है हमें कि शिक्षा का संबंध मानव के व्यवहार परिमार्जन से होता है। जो शिक्षा का संबंध होता है वो मानव के व्यवहार परिमार्जन से होता है, यानी आदमी के व्यवहार को सुधारने से, या सुधारना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। उसमें व्यवहार में वृद्धि करना या उसको परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन किससे किया जाता है, तो मनोविज्ञान क्या है, देखो शिक्षा तो क्या है, आदमी के व्यवहार में सुधार करना या आदमी के व्यवहार को परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। लेकिन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है, तो उसका स्टडी करना, उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, पूछा जाता है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या किया जाता है
कि आदमी के व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि के लिए या व्यवहार में सुधार के लिए जो अध्ययन किया जाता है वही क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे क्या, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन कब करता है, शैक्षणिक परिस्थितियों में। कैसी परिस्थिति में, शैक्षणिक परिस्थिति में। ठीक है, उसके बाद में रखा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने का अनुभव का वर्णन करता है तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वो है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक आदमी के जो सीखने के अनुभव हैं, ठीक है, तो उनका वर्णन करता है और उनकी व्याख्या करता है। करो एंड करो के अनुसार, तो करो एंड करो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो आदमी के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। देखो शैक्षिक विकास का या आपके शिक्षा के विकास का क्रमबद्ध यदि हम अध्ययन करें वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये बात किसने कही, तो ये बात कही स्टीफन ने। क्रमबद्ध अध्ययन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा, स्टीफन ने। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं की मनोविज्ञान का अध्ययन से संबंधित है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में क्या करती है, जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है जितने भी, ठीक है, तो इन सिद्धांतों और इनके ऊपर जो खोज हुई है इनका प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं को क्या करती है, उसके अध्ययन से संबंधित है। तो साथियों उसके आगे देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। देखो ये डेफिनेशन है पील महोदय के अनुसार कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का मनोविज्ञान। किसने कहा ऐसा, पील ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। ठीक है, इसमें नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अभी इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है तो इसमें नियमों और सिद्धांतों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। जो नियम होंगे, जो इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, उन सब का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। यह एक क्या है, व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। यानी व्यवहार में जो भी नियम वगैरह, जो भी सिद्धांत वगैरह काम में आए जाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो निष्कर्ष हैं वो निकाले जा सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो ये एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से संबंध होता है, कि वर्तमान समय में क्या है, क्यों है। ठीक है ना, तो इससे संबंधित कौन होता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, उसके बाद में रखे कार्यात्मक विज्ञान की अपेक्षा एक, देखो यहाँ पे अकारात्मक, ठीक है, तो ये है एक अकारात्मक विज्ञान की अपेक्षा क्या है, एक सकारात्मक विज्ञान है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक सकारात्मक विज्ञान है और इसके जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष और सामान्यीकरण के पर्याप्त व विश्वसनीय होते हैं तथा व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो अध्ययन किया जाता है उसे जो निष्कर्ष या जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो क्या होता है, पर्याप्त होता है और विश्वसनीय होता है, साथ साथ उसमें भविष्यवाणी की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद देखो साथियों नेक्स्ट देखा है शिक्षार्थी बालक या अध्येता। शिक्षार्थी बालक या अध्येता। ठीक है, चाहे शिक्षार्थी बोल दो, चाहे बालक बोल दो, चाहे अध्येता बोल दो। ठीक है, तो शिक्षार्थी, बालक, अध्येता क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक या शिक्षार्थी के शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर है, जो शिक्षा का सेंटर होता है या शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु कौन होगा, वो कौन होगा, शिक्षार्थी, विद्यार्थी या बालक। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है, अध्येता होता है, शिक्षार्थी होता है। ठीक है, उसके बाद में बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, जो बालक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, तो देखो वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान होता है उसे शिक्षा
मनोविज्ञान के माध्यम से। वातावरण का क्या होता है, उसको ज्ञान होता है, यानी अच्छे बुरे के बारे में वो जान पाता है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, या जो मानसिकता है उसका विकास ज़्यादा गति से होता है। योग्यताएं और क्षमताएं क्या होती हैं उसकी, बढ़ती हैं, या उनका ज्ञान होता है। मूल प्रवृत्तियां कि वह रुचियों का क्या होता है, ज्ञान होता है। भाई कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो ऐसी रुचियों का उसको क्या होता है, ज्ञान होता है। आत्म मूल्यांकन कर पाता है, खुद के बारे में मूल्यांकन कर सकता है। और मापन की विधियों का भी उसको ज्ञान होता है, यानी एक चीज़ की तुलना में दूसरी चीज़ को क्या कर सकता है, उसका अच्छा या बुरा सोच सकता है। तो देखो शिक्षार्थी या बालक, तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालक क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु। और उसके लिए मनोविज्ञान क्या महत्व है कि इसके थ्रू वो अपने जैसे वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान लेता है, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान होता है, मूल परिवर्तनों की रुचियों का ज्ञान होता है, और आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का भी उसको ज्ञान होता है इसके थ्रू। उसके बाद देखो शिक्षक, ठीक है, तो एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान और शिक्षण विधियों का ज्ञान और शिक्षण विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान आवश्यक है। एक सफल शिक्षक वही है जिसमें क्या होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान, अपने खुद के विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षार्थी का ज्ञान कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको समझना वाला होना चाहिए वो। और शिक्षण विधियों का ज्ञान कि विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं उनका उसे पता होना चाहिए। और शिक्षण की विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान भी होना चाहिए, और जो शिक्षण दिया जा रहा है उसके उद्देश्य भी उसको मालूम होने चाहिए एक शिक्षक के लिए। फोबल ने क्या कहा था, फोबल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बाल उद्यान का कुशल माली कहा था। ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो देखो शिक्षकों को बाल उद्यान का कुशल माली किसने कहा था, तो जो शिक्षक है उसको बालोद्यान का कुशल माली किसने कहा था, तो किसने कहा था, फोबल ने। किसने कहा था, फोबल ने, ठीक है। और कोल्सनिक ने क्या लिखा, तो कोल्सनिक ने लिखा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्या का समाधान किस प्रकार करे। कोल्सनिक ने कह दिया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम इस चीज़ को निर्णय ले सकते हैं कि कोई विशेष परिस्थिति में है उसमें विशेष प्रकार का काम किस तरीके से किया जाए, ठीक है। ऐसे सोचने समझने की शक्ति हमें कौन देती है, शिक्षा मनोविज्ञान देती है। और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, आप देखो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। एक जो टीचर होता है उसके लिए साइकोलॉजी का क्या महत्व है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, तो देखो स्वयं का ज्ञान व तैयारी। देखो साइकोलॉजी से टीचर को खुद का ज्ञान होता है और खुद की तैयारी होती है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर ने क्या कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, यानी शिक्षकों को भी सीखने से मिलता है साइकोलॉजी के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपना उसकी जो स्वयं का ज्ञान होता है और उसकी जो तैयारी होती है, ठीक है, तो उसकी आधारशिला क्या है, उसकी आधारशिला है मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो ये दे रखा है कि स्वयं का ज्ञान व तैयारी, तो इसके अंदर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी का आधारशिला है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कि देखो साइकोलॉजी के माध्यम से जो टीचर क्या करता है कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की जो विभिन्न प्रकार की जो उनकी स्टेज हैं अलग अलग, ठीक है, अवस्थाएं हैं, तो उनके अनुसार ही क्या करता है वो अपना टीचिंग को महत्व देता है। जैसे भाई छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से, उसके बाद में यदि कोई जैसे और बड़े बच्चे हैं उनको किस तरीके से, तो बालक के स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान, तो बालक के व्यवहार का और स्वभाव का ज्ञान के लिए जरूरी है कौन, साइकोलॉजी, कौन, साइकोलॉजी। तो बालक के व्यवहार और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये महत्व है शिक्षक के लिए कि बालक का वो स्वभाव जान जाता है कि भाई किस बच्चे का स्वभाव क्या है और उसका व्यवहार क्या है, तो उसको किस तरीके से शिक्षा दी जाए। इसके साथ साथ बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालकों में चरित्र निर्माण में सहायक है। इससे जो उच्च मूल्य के आदर्श हैं वो टीचर उनको सिखाता है। बालकों की आवश्यकता का ज्ञान कि भाई किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, कौन बच्चा किस तरीके से पढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें टीचर को कहाँ सीखने के लिए मिलती हैं, साइकोलॉजी से, शिक्षा या एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान से, ठीक है ना। बालक की व्यक्तिगत भिन्नता,
अब जो बालक क्लास के अंदर हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं व्यक्तिगत तरीके से, ठीक है ना, भिन्न बच्चे होते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है, कोई कमज़ोर है, तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं, तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान भी किससे होता है बच्चे को? किससे होता है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से होता है। बालक के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जो टीचर है वो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से। कक्षा की समस्याएं, भी जो क्लास है उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे शोर करने वाले बच्चे होते हैं, कई बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देने वाले बच्चे होते हैं, या और भी कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं क्लास के अंदर। तो इन जो जितनी भी कक्षा की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का ज्ञान किसके थ्रू पता चलता है टीचर को? तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी के जरिए पता चलता है। अनुशासन स्थापित करने में सहायक, अनुशासन स्थापित करने में सहायक, ठीक है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो टीचर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके जरिए वो क्लास में अनुशासन स्थापित कर सकता है। जैसे पहले के समय में बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था? मारपीट किया जाता था अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आजकल क्या है? तो आजकल ये बताया गया कि ऐसा जो सुधार है वो स्थायी नहीं होता है, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर तो किस चीज़ का प्रयोग करे टीचर की अनुशासन स्थापित बनाए रखे क्लास के अंदर? उपयुक्त शिक्षण विधियाँ, जो टीचिंग जो या शिक्षण जो विधियाँ हैं, मेथड जो हैं, ठीक है ना, तो उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करें। जैसे प्राचीन समय में क्या किया जाता था? जैसे व्याख्यान विधि के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाता था। अब क्या होता है? जैसे छोटे बच्चे हैं उनको खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, तो उचित से उचित शिक्षण विधि किसके थ्रू अपनाता है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के जरिए टीचर। मूल्यांकन की नवीन और विधियों का प्रयोग, मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग, तो जो मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है? वो नवीन विधियों का प्रयोग करता है टीचर, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद देखो साथियों, नेक्स्ट देखा अपना शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षण का देखो, एक तो क्या होता है संकुचित अर्थ, और एक होता है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ छोटे मायने में अर्थ, ठीक है ना, यानी हम शिक्षण को क्या क्या समझें? एडम्स महोदय ने शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया माना है। क्या माना है? दो मुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति शामिल होते हैं। देखो भाई, एडम्स महोदय ने क्या माना शिक्षा को? एडम्स महोदय ने माना कि जो शिक्षा है वो दो मुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक तो कौन है? एक तो उसमें टीचर है, और कौन होता है उसमें? प्लस उसमें स्टूडेंट होता है। तो बस यही क्या है? शिक्षा का दो मुखी प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं। जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया के कितने अंग माने हैं? 3 अंग माने हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है ना। जॉन डीवी ने क्या कह दिया कि ये शिक्षक, ठीक है, ये शिक्षार्थी और ये पाठ्यक्रम, सिलेबस, ठीक है। तो देखो ये बताया जाता है। तो जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया कितने अंग माने? तो जॉन डीवी ने माने 3 अंग। और एडम्स महोदय ने कितने मांगे? तो दो मुखी प्रक्रिया कहा। उसने सिर्फ टीचर और स्टूडेंट माना, इसने टीचर भी माना, इसके साथ साथ स्टूडेंट भी, और इसमें सिलेबस या पाठ्यक्रम और मान लिया। किसने? जॉन डीवी ने। तो कई बार पूछा जाता है कि जॉन डीवी ने शिक्षण को कितने, या शिक्षण के कितने अंग, प्रक्रिया कितने अंग मानता है? वो तो 3, ठीक है ना। शिक्षण का देखो संकुचित अर्थ क्या होता है? तो यहाँ दे रखा है शिक्षण का संकुचित अर्थ। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ तो हम यही मान लेते हैं कि भाई लिखना, पढ़ना, ठीक है, इसके साथ साथ अरिथमेटिक करना। तो ये क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ ही है, ये कोई खास अर्थ नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो देखो शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी आदमी, जैसे हम औपचारिक जो साधन है, वो औपचारिक संस्था क्या है शिक्षण के लिए? तो स्कूल मानते हैं या कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अनौपचारिक साधन भी दोनों ही मेन हैं, मुख्य माने जाते हैं। आदमी हर जगह सीख सकता है, यानी स्कूल और कॉलेज वगैरह से भी। इसके साथ साथ अनौपचारिक जैसे घर, परिवार, पड़ोस, आसपास में, गली मोहल्ले में जो भी, ठीक है, हमसे कोई भी आदमी मिले, हम मतलब उससे चीज़ क्या करते हैं? सीखते रहें, लर्निंग करते रहें। तो फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली होती है।
प्रभावशाली और स्वाभाविक है। तो फ्रोवेल ने आदर्श अध्यापक किसे माना? तो सबसे आदर्श अध्यापिकाएं किसे माना फ्रोवेल ने? तो माताओं को। उसने कहा कि घर में जो माँ होती है वो सबसे आदर्श टीचर होती है, सबसे बेस्ट टीचर होती है। और इसके साथ साथ जो बच्चा घर से जो अनौपचारिक जो शिक्षा प्राप्त करता है वो शिक्षा उसकी बहुत ही प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव या दमदार होती है, ठीक है ना। और स्वाभाविक है। कैसी है? स्वाभाविक है, यानी स्वभाव से वो सीखता रहता है, ऐसी बात है। तो देखो इसके साथ साथ देखो जैसे ये शिक्षण का संकुचित अर्थ में तो सिर्फ क्या है भाई, राइटिंग करना, इसके साथ साथ रीडिंग करना और अर्थमेटिक वगैरह को जैसे हिसाब वगैरह कर लेना। और जो व्यापक अर्थ है, इस व्यापक अर्थ में गांधी जी ने भी सर्वांगीण विकास के लिए माना था इसको। गांधी जी ने क्या माना था इसको? सर्वांगीण विकास, यानी हार्ट, हेड, हैंड और हेल्थ। तो उसने कहा था कि शिक्षा वो है जो आदमी को हार्ट यानी हृदय से क्या करे? पवित्र करे, ठीक है। हेड यानी उसमें विचारों अच्छे विचार आए। इसके साथ साथ हैंड यानी उसको इससे कोई भी किसी प्रकार की जैसे उसमें स्किल या दक्षता विकसित हो जिससे वो मतलब काम कर सके। इसके साथ साथ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना या अच्छा स्वास्थ्य भी क्या क्या है शिक्षा के अंदर आता है। तो उसने तो महात्मा गांधी जी ने बहुत व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ बताया था, ठीक है। जबकि संकुचित अर्थ में तो क्या है सिर्फ। उसके बाद देखो शिक्षण की विशेषताएं या प्रकृति। शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं या क्या प्रकृति है? अंत्य क्रिया होती है शिक्षण में, अंत्य क्रिया होती है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। एक सामाजिक व व्यावसायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, टीचिंग शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। और स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्व उद्देश्य। तो स्व उद्देश्य यानी उद्देश्य सहित प्रक्रिया है, इसमें उद्देश्य निहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल, ठीक है। कला और विज्ञान दोनों है। आमने सामने प्रक्रिया है टीचिंग, बिल्कुल। एक उपचार विधि है, यानी इसके थ्रू कई चीज़ों का क्या किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। निर्देशन की प्रक्रिया है। एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग एक औपचारिक प्रक्रिया भी है, अनौपचारिक भी है। औपचारिक मैंने बताया जैसे स्कूल में भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। एक कौशल पूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल। एक वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न होती है। क्या होती है वातावरण में समायोजित होने की योग्यता? जिसको हम बुद्धि मानते हैं कई बार, ठीक है। तो ये शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं तो शिक्षा हमें उसमें रहना सिखाता है, यानी हम अपने आप को उसके अनुसार ढालना सीख जाते हैं। पथ प्रदर्शक है, जीवन में पथ प्रदर्शक है शिक्षा, यानी जो आपका जो राह दिखाती है शिक्षा, ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रेरणा है, बिल्कुल एक मोटिव है। एक तार्किक प्रक्रिया है और एक तार्किक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे जैसे अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसी को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। कि अनुभव और प्रशिक्षण, ठीक है। तो जैसे आदमी को अनुभव होता है और उसके बाद में उसको प्रशिक्षण या ट्रेन वगैरह जैसे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में जो सुधार आता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अधिगम कहा जाता है, ठीक है। तो अनुभव से सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जैसे मान लो गर्म पानी का कोई पतीला है, यदि हम उसको सीधे ऐसे कैसे उतार दें और उसके बाद में यदि हाथ जल जाए तो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सारा क्या है हमारा? तो क्या है वो? हमारा अधिगम है, ठीक है। तो हमने उसको अनुभव से सीखा है। तो शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व आप देखेंगे। शिक्षण अधिगम में के अंदर मनोविज्ञान का क्या महत्व है शिक्षण अधिगम में, ठीक है। अभी देख रहे थे हम कि शिक्षा में मनोविज्ञान, आप देखेंगे शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो देखो, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। तो जो मनोविज्ञान है शिक्षण अधिगम में जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या होती है? सहायक होती है। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, कि भाई परिस्थिति के अनुसार किस तरीके का पाठ्यक्रम चाहिए, लचीला चाहिए, ज़्यादा हार्ड चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी हमें किससे सीखने को मिलती है? वो हमें किससे देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी शिक्षण
अधिगम में जो मनोविज्ञान का महत्व है ना, वो चीज़ लागू होती है शिक्षण अधिगम में। ठीक है। समय सारणी, भाई समय सारणी के निर्माण में सहायक। अब समय सारणी के निर्माण में सहायक कैसे? तो देखो जैसे भाई कौन कौन से जो कालांश हैं जिनको पहले सेट करना है, जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उनके जो कालांश हैं उनको पहले लिया जाता है। ठीक है। और जो मतलब कि इजी समझे जाते हैं ऐसे विषयों के जो जो कालांश होते हैं वो टाइम टेबल में, जैसे रिसेस के बाद में या कुछ इस तरीके से और विषयों के बाद में क्या कह देता है, उनको ऐड कर दिया जाता है। तो समय सारणी के निर्धारण में सहायक है, हेल्पफुल इन टाइम टेबल, एम्फेसिस ऑन कोरिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है ना। तो जो पाठ्य सहगामी क्रिया हैं उनके ऊपर बल देता है। ठीक है। और विद्यालय जो वातावरण है उसको उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। ठीक है। यानी क्रिएट ए गुड एनवायरमेंट। तो क्रिएट ए गुड एनवायरमेंट। विद्यार्थी बालक या शिक्षक संबंध, तो देखो जो साइकोलॉजी है वो क्या करता है, जो साइकोलॉजी है जो शिक्षण अधिगम है उसमें मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो शिक्षण अधिगम के थ्रू क्या किया जाता है कि जो विद्यार्थी और बालक है या शिक्षक और बालक का जो संबंध है ना, वो क्या करता है, तो वो भी मनोविज्ञान ही तय करता है कि किस तरीके का, कि भाई जो टीचर है बच्चों के बारे में कैसा सोचेगा, बच्चे किस तरीके से टीचर को रेस्पॉन्स देते हैं, या फिर उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है तो किस तरीके से सुधार किया जाएगा। तो विद्यार्थी बालक या ऐसे कहें शिक्षक संबंध। तो शैक्षिक चिंतन के नूतन आयाम, जो शिक्षा के जो नए डायमेंशंस हैं या जो नए या नूतन आयाम हैं, ठीक है ना, उसको किस तरीके से प्राप्त किया जाए या कैसे उनको लागू किया जाए। व्यक्तिगत का संपूर्ण विकास, आदमी की जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो उसका संपूर्ण विकास इसके माध्यम से होता है। उसके बाद में देखेंगे असामान्य बालकों में सुधार, कि जो असामान्य बालक हैं, जो एबनॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, किस तरीके से सुधार किया जाए। आप देखो साथियों, आप देखेंगे हम शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैक्सिमम, ठीक है ना, जो शिक्षण सूत्र हैं वो क्या क्या हैं, शिक्षण सूत्र क्या क्या है। तो देखो साथियों, पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है। तो देखो साथियों, ज्ञात का मतलब होता है जो हमें पहले से ज्ञान है कोई चीज़ का, जिसको हम जानते हैं, उससे अज्ञात की ओर, यानी ऐसे कहें कि जो पूर्व ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान की ओर या नई चीज़ की तरफ। ठीक है ना। तो जो पहले से ज्ञान है उसे नए ज्ञान की तरफ, या पहले से जिस चीज़ को हम ज्ञात है हम जानते हैं उसे अज्ञात वस्तु जिसको हम नहीं जानते हैं उसकी तरफ लेके जाना, ये क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात। सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है ना, यानी हमें पहले वो चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है, जो हमें या बिल्कुल सरल लगे, उसके बाद हम पहले हम सरल चीज़ को सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम जो जटिल चीज़ होगी उसको सीखेंगे। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि जो हमें सरल जो चीज़ समझ में आ गई, तो कई बार इन दोनों चीज़ों का आपस में जो परस्पर ऐसा मैच होता है कि एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ सीख सकते हैं। तो सरल से जटिल की तरफ हमें सीखने का प्रोसेस रखना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, नंबर 3 में क्या दे रखा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। तो देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे, तो देखो हमें जैसे विशेष प्रकार के उदाहरण देना, विशेष प्रकार के उदाहरण दे करके, और फिर सामान्य, फिर वो जो नियम बताए गए हैं बच्चे को, ठीक है, तो उन उदाहरणों को उन नियमों पे फिर क्या करके देखें, लागू करके देखें। ठीक है। तो देखो पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की तरफ, मतलब पहले हमें कोई कंप्लीट चीज़ सीखनी है, पहले हमें क्या करनी है, कंप्लीट। जैसे कोई पोइम सीख लें हम, सपोज करो कोई कविता हमने याद कर ली, ठीक है, फिर उसका अंश यानी उसका एक अंग जो है ना वो सीखना, तो फिर हम एक एक लाइन करके, एक एक लाइन करके उस कविता का हमें अर्थ सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। पहले हमें क्या याद कराई जाएगी, पूरी कविता कंप्लीट पोइम, मान लो कोई पोइम है, ठीक है, उसके बाद में उसका अंश करके यानी थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन करके हमें उसके बारे में बताया जाएगा, तो हम उसको इजीली सीख पाते हैं। उसके बाद देखा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, यानी हमें कोई भी समस्या है पहले उसके बारे में हमें यदि स्पष्ट ज्ञान है,
ठीक है। यदि स्पष्ट ज्ञान है यानी हमने उसके बारे में विश्लेषण कर लिया है, विश्लेषण क्या कर लिया है, कर लिया है, तो फिर हम क्या करते हैं कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। ठीक है। उस ज्ञान को मतलब स्थायित्व कैसे प्रदान किया जाए। ठीक है। जो पहले से हमें जो चीज़ का विश्लेषण किया, जो चीज़ हमने सीखी, उस चीज़ का स्थायित्व कैसे रखा जाए, उसको स्थायी कैसे याद रखा जाए, वो होता है संश्लेषण। ठीक है। उसके बाद देखो आगमन से निगमन की तरफ, आगमन से निगमन की तरफ। तो आगमन, आगमन क्या होता है। ठीक है। तो आगमन पत्ती और निगमन पत्ती पढ़ी भी होगी आपने। तो आगमन क्या होता है, तो आगमन क्या होता है बताओ। तो देखो उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण दें, ठीक है, और फिर क्या बताएं, नियम बताएं। ठीक है। और निगमन में, तो निगम में पहले क्या बताया जाता है, नियम या कोई चीज़ का रूल, और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल या उदाहरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उदाहरण। ठीक है। तो याद रखना आगमन यानी पहले क्या, तो पहले मतलब कि कोई चीज़ का एग्जाम्पल या उदाहरण, और उसके बाद में उसका नियम। अनिश्चित से निश्चित की ओर, हमें अनिश्चित से निश्चित चीज़ों को सीखना चाहिए। जो जैसे अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है। तो देखो पहले अनिश्चित चीज़ हमें जो सीखना है, वो कोई धुंधली चीज़ है, मान लो थोड़ी थोड़ी हमें याद है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ये क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है। ठीक है। और मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त से अमूर्त की ओर यानी मूर्त किसको बोलते हैं, मूर्त। तो जो मूर्त होता है, ठीक है, तो मूर्त क्या होता है, जो स्थूल। ठीक है। और जो अमूर्त है, अमूर्त, अमूर्त यानी जो सूक्ष्म के अर्थ में लेंगे हम यहाँ पे। तो जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमें क्या करना चाहिए, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि सरल से जटिल, सरल से जटिल चीज़, या इजी से, ठीक है, टफ चीज़ की तरफ। तो देखो हमें पहले वो चीज़ समझनी चाहिए जो क्या है, सरल है। ठीक है। और यानी मूर्त रूप में है, सरल रूप में है, स्थूल रूप में है। उसके बाद में हमें सूक्ष्म चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अनुभव से विवेक की ओर, अनुभव से विवेक की ओर। तो हमें जो अनुभव है उसे विवेक की ओर, यानी पहले अनुभव होना चाहिए चीज़ का, फिर उसके विवेक यानी हम उदाहरण वगैरह की तरफ जा सकते हैं। और मनोविज्ञान से तर्क की ओर, और यदि जो मनोविज्ञान है उसे हमने जो भी नॉलेज लिया है, तो उससे हमें तर्क वितर्क की शक्ति करनी चाहिए, लॉजिकल। ठीक है ना। तो ये थे साथियों आज की अपनी क्लास। ठीक है। और साथियों आशा है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।